बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है चैप्टर नंबर 13, लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान में मेनली दो गैसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसका नाम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के अंदर मैकेनिज्म कौन सा होता है। तो जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो होती है एल्वियोलाई होती है, और जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है डिफ्यूजन होता है। एल्वियोलाई इसलिए क्योंकि वहां पर एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। So blood in the lungs is separated from the alveolar air by extremely thin membrane of the capillaries and alveoli। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जो गैस होती है जब वो एंटर होती है लंग्स के अंदर तो एल्वियोलाई तक पहुँचती है, और एल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज होती हैं। तो जो दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है गैस की, वो दो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है और जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये थिन मेम्ब्रेन्स इन दोनों गैसेस को सेपरेट करती हैं फ्रॉम द ब्लड एंड द लंग्स। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि लंग्स जो होती हैं जब वहाँ गैस पहुँचती है तो उसका जो आखिरी जगह होती है उसका नाम एल्वियोलाई होता है, और उसके बाद एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, और जैसे ही ऑक्सीजन आती है आप देख सकते हैं जो कलर होता है, ये कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। और ये जो ब्लड होता है यहाँ पर, ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड इन कलर है। यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल जो होती है जिनका नाम रेड ब्लड सेल इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो चेंजेस इन ब्लड कलर है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ से ब्लू है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जा रही है, तो इसका जो कलर होता है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। ऑक्सीजन एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो कलर चेंज को भी आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे ब्लड के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होती है तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है ये नेक्स्ट स्प्लिट होती है जैसे ही पहुंचती है जो टिश्यूज होती हैं वहां तक पहुंचते हैं, तो वहां जाके ये स्प्लिट होती है। तो मतलब आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है उसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल रेड कलर होता है। एंड ऑक्सीजन इन द कंडीशन ऑफ द लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लेस प्रेशर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स फैसिलिटेट्स दिस एक्टिविटी। इन दिस वे हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर। तो ये एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो ये इसका जो खुलासा है इस चीज का वो ये है। और अगर पूछा जाए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कौन सा होता है तो आपने बताना है कि पर्पल रेड कलर होता है। एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन आल्सो गेट्स डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो थोड़ा सा हिस्सा कुछ होता है जो प्लाज्मा के साथ अटैच होता है। आप जानते हैं कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होते हैं। जैसा कि डायग्राम में यहाँ शो किया हुआ है कि ये जो ब्लड होता है ये यहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। ठीक है जी। और ये ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है, ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद आगे ट्रेवल करता है। तो जैसे ही ऑक्सीजनेशन की जगह कौन सी है, वो ये जगह होती है जिसे हम कहते हैं लंग्स कहते हैं। और जब यहाँ से ऑक्सीजनेट होके आता है तो उस वक्त ब्लड के अंदर जो होता है रेड ब्लड सेल के साथ हीमोग्लोबिन अटैच होता है।
उसके बाद फिर यहाँ से होता हुआ तो ये एओर्टा, और एओर्टा से होता हुआ फिर ये यहाँ से फिर हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ट्रेवल करता है, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ये टिश्यूज तक पहुंचते हैं, जो ये ब्लड होता है टिश्यू तक पहुंचता है, तब ये डिसोसिएट होता है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन और देन ऑक्सीजन विल एंटर इनटू टिश्यूज। तो ये हीमोग्लोबिन है और उसके सामने जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सवाल ये पैदा होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन की विद ब्लड, उसके लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकेशंस हैं? तो यस, वो सी लेवल के लिहाज से हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं सारे। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड अब्सॉर्ब्स, दैट इज अबाउट 20 ml per 100 ml ऑफ द ब्लड। 100 ml ऑफ द ब्लड में 20 ml जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक हो गया जी। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अंडर नॉर्मल कंडीशन जो होती हैं, ब्लड ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड, कंप्लीटली ऑक्सीजनेट नहीं होता। लिखा हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन इज 115 मिलीमीटर मर्करी, हीमोग्लोबिन इज 98%, ठीक है। इट मींस 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ द ब्लड। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होती है 20 ml पर 100 ml, लेकिन ऑक्सीजन टेंशन अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से 19.6 या 98% जो ऑक्सीजन सैचुरेशन आएगी, ठीक है जी। जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन मालूम करते हैं वो 98%। Okay, so this means the hemoglobin can be almost completely oxygenated by an oxygen pressure of 100 mm mercury which is present in the lungs। तो अगर जो इसकी जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इसकी सैचुरेशन हो सकती है। अगर ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाए तो उसकी वजह से सैचुरेशन जो होती है वो मजीद कम होना शुरू हो जाएगी, इवन डिसोसिएशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये कब होती है? वैसे तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली तौर पर जिस वक्त डिसोसिएशन होती है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की, तब जो होता है वो प्रेशर जो होता है वो डाउन होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से सेपरेट होती है। कब? जिस वक्त वो टिश्यू या सेल के साथ जाके ब्लड कैपिलरी अटैच होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। ओके जी। सवाल ये आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आपके लिए हिंट दिया हुआ है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन जो होती है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर पीएच होती है अगर वो इंक्रीज करेगी तो वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर पीएच ऑफ द ब्लड डिक्लाइन होगी, आप जानते हैं पीएच ऑफ द ब्लड होती है 7.4, ये 7.35 टू 7.4, तो उसकी वजह से पीएच ऑफ द ब्लड अगर डिक्रीज करेगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन वो भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से इसके अपोजिट में आप ले लें कि अगर ब्लड की पीएच इंक्रीज होती है तो बाइंडिंग एबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन वो भी इंक्रीज होती है। तो आपने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। बहुत ही आसान तरीका याद करने का है कि कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर और पीएच। कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि टेम्परेचर जो होता है ये पीएच जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कि जब सेल्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो अब उसने वापस आना होता है किसके लिए? बाहर निकलने के लिए। तो उसका जो रास्ता होता है वो क्या होता है? उसका रास्ता मैं आपको जो डायग्राम में देखी थी पीछे, इस डायग्राम के अंदर, कि जब सेल्स जो होते हैं ये सेल्स है सपोज, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जब निकली है तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस हुई है फ्रॉम दी टिश्यू टू दी ब्लड कैपिलरी, और यहाँ से होती हुई जाती है हार्ट के अंदर, और हार्ट से होती हुई जाती है लंग्स में, और लंग्स में होती है एक्सचेंज ऑफ गैस एट द एल्वियोलर लेवल। तो
सवाल ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकली है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर किस हालत में होती है, और उसके बाद जब डिसोसिएशन होती है तो एट एल्वियोलर साइट तो वो किस तरह से होती है। ठीक है जी, तो इसको हमने समझना है। तो इसके समझने के लिए लिखा हुआ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन सेवरल स्टेट्स, और स्टेट्स कौन कौन सी है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ट्रेवल करती है 20%, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर जाती है। दूसरा होता है कि जो प्लाज्मा के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आल्सो कैरी 5% कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, तो हम हमारी टेक्स्ट बुक में जो नीचे वाला पोर्शन है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह से। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टिश्यू के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो गई, उसका नाम बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट इन प्लाज्मा, नंबर 2, एंड नंबर 3 70% जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस होती है। ठीक है जी, अब ये तरीका क्या है बाइकार्बोनेट आयंस का, उसको हम समझ लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो वाटर के साथ बाइंड होती है ब्लड के अंदर, वो बनाती है बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है जी, ये कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है और डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो उसके बाद फिर ये बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में जो CO2 है वो ट्रेवल करती है ब्लड के अंदर। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि CO2 जो होती है वो जैसे ब्लड में दाखिल होती है तो ब्लड के अंदर वाटर होता है और वाटर के साथ बाइंड होकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है और उसके बाद फिर कार्बोनिक एसिड जो होता है डिसोसिएट होता है जो हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में ये जो ब्लड होता है ये ट्रेवल करता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रेवल करती है। ठीक हो गया जी, यहाँ से भी आप इसी चीज को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रेवल कर रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑक्सीजन एज अ रेगुलर, ये MCQ है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए लाजमी है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मोर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं H2CO3 जो कि अनस्टेबल हैं, जो कि डिसोसिएट होते हैं इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और इसी बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में ये ट्रेवल करती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है MCQ ये वाला कि ये जो प्रोसेस अभी आपने देखा ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये प्रोसेस होता है जब CO2 एंटर होती है ब्लड कैपिलरी के अंदर, और उसके बाद ये ब्लड जो होता है ये जाता है हार्ट से लंग्स में एक्सचेंज होने के लिए, और जैसे लंग्स में एल्वियोलाई के पास पहुंचते हैं तब ये प्रोसेस रिवर्स होता है। मतलब रिवर्स का मतलब यही H2CO3 H के साथ मिल जाएगी हाइड्रोजन आयन के साथ, बनती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से बनेगा CO2 और H2O, और ये जो CO2 होती है ये दोबारा से क्या हो जाएगी एल्वियोलर साइट पर ये हो जाएगी एक्सेल। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि इस तरह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। ओके जी, तो इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं CO2 आई है, CO2 आके ये जो डिवाइड हुई है किसके अंदर वाटर के साथ मिलती है, और वाटर के साथ मिलती है तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड होता है वो उसके बाद जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उसकी सूरत में ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है। ठीक है, लास्ट में जो एक MCQ है या कंसेप्चुअल सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो गोताखोर होती हैं उनकी बॉडी के अंदर जो लंग्स होती हैं वो एक्सपैंड नहीं करते जब उनके अंदर हवा दाखिल होती है, तो उसकी वजह होती है कि जो प्रेशर होता है वो इतना नहीं होता जो गैस अंदर दाखिल होती है। इसलिए जो ये गैस लेके जाते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर होती है ये वाली एयर, प्रेशराइज्ड एयर होती है, और प्रेशराइज्ड एयर की वजह से
जो हवा होती है वो अंदर दाखिल होती है और लंग्स होती है वो इजीली एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है जी। पढ़ भी लेते हैं, स्कूबा डाइवर्स डिसेंड्स द सी, द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन हिज बॉडी प्रिवेंट्स नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। जो समुद्र में पानी होता है वो नॉर्मल एक्सपेंड नहीं होने देता लंग्स को, इसलिए to compensate the diver breathes pressurized air from the air cylinders which has greater pressure than the sea level air pressure, इसलिए वो प्रेशराइज्ड एयर सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में ये जो सवाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, और ये याद रख लीजिएगा कि अभी तक की जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 और 13 इनका आपस में पेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी। और ये लास्ट में इनकी कंसंट्रेशन है, ये भी एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर होती है, 54 ml होती है। ये जब ये यहाँ से याद रखना है आपने कि अगर आर्टीरियल ब्लड की बात की गई होगी तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 50 ml होती है, और जब वीनस ब्लड की बात की गई होगी जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर होती है 54 ml होती है। ओके, तो 4 ml जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।